सो गाइज अगर सपोज करो आपके वेंडर ने आपको एक बिल इशू किया जिसकी पेमेंट आपको करनी है 120 दिन में 180 दिन में। तो अगर आप डिलेड पेमेंट कर देते हो मतलब ड्यू डेट के बाद करते हो जो आपने टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट डिसाइड किया था, तो आप अगर बाद में करोगे तो आप इंटरेस्ट भी पे करोगे उनको एज पर द एग्रीमेंट एज पर द कॉन्ट्रैक्ट। तो जो आप इंटरेस्ट पे करोगे क्या आपको उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा? क्या आपको उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा? तो ये हम डिस्कस करेंगे, चाहे आप विद इन इंडिया पे कर रहे हो या आउटसाइड इंडिया पे कर रहे हो। सेकंड, अगर आपको कोई रीइंबर्समेंट का बिल आ रहा है जीएसटी में तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? तो ये दो इश्यूज है, हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट रूलिंग आई है और अगर इसमें कोई फ्यूचर में चेंज आएगा तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट उसके लिए आपको प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जीएसटी में एक न्यू प्रेस रिलीज आई है कल रिगार्डिंग इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो वो गलती मत करना वरना आपको नोटिस आ जाएंगे। तो वो वीडियो लग जाएगी आई बटन पे, आप जाके देख सकते हो। आज हम बात करने वाले हैं एडवांस रूलिंग गुजरात के केस में। मेसर्स एन पे ट्रांसफॉर्मर्स कंपोनेंट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैज हेल्ड दैट इंडियन कंपनी इज लायबल टू पे जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस फॉर अमाउंट पेड एज इंटरेस्ट टू इट्स होल्डिंग फॉरेन कंपनी। ध्यान समझना, फॉरेन कंपनी को पे किया जा रहा था, डिलेड हो गया था पेमेंट, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट के बारे में क्वेश्चन आया था। टू इट्स होल्डिंग फॉरेन कंपनी ऑन लेट पेमेंट ऑफ इनवॉइसेस ऑफ इंपोर्टेड गुड्स एज द सेम इज टू बी इंक्लूडेड एज वैल्यू ऑफ सप्लाई एज पर सेक्शन दिस। फैक्ट्स क्या थे? कंपनी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइंग ट्रांसफॉर्मर कंपोनेंट एंड इज इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम मेसर्स एन पे, मतलब जो बाहर की होल्डिंग कंपनी थी, for which the payment terms is 120 days from the date of invoice for import of goods, and if the applicant does not make the payment on due date, 120 दिन के अंदर पेमेंट नहीं की तो होल्डिंग कंपनी क्या करती है? इंटरेस्ट चार्ज करती है ऑन लेट पेमेंट। ठीक है, आगे क्या था? द एप्लीकेंट हैज ऑब्टेन्ड बैंक क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम सिटी बैंक बेस्ड ऑन द कॉर्पोरेट गारंटी इशूड बाय होल्डिंग कंपनी एंड द होल्डिंग कंपनी हैज पेड स्टैम्प टैक्स इन टर्की एज पर देयर लैंड रूल्स एंड दे हैव रेज्ड, जो उन्होंने स्टैम्प ड्यूटी के चार्जेस को पे किया अपनी होल्डिंग कंपनी ने उस कंट्री में, तो उसके लिए उन्होंने एक रीइंबर्समेंट इनवॉइस भी इशू किया ऑफ सेड पेमेंट टू द एप्लीकेंट। दे हैव सबमिटेड अ कॉपी ऑफ द सेड कॉर्पोरेट गारंटी। द एप्लीकेंट हैज कंटेंटेड दैट जो स्टैम्प ड्यूटी है वो कौन पे कर रहा है? होल्डिंग कंपनी पे कर रही है, और जो कि वो नीदर इंटेंडिंग टू होल्ड एनी टाइटल फॉर इट एंड नॉट फॉर द यूज ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट, मतलब होल्डिंग कंपनी के लिए। ऐसा इसलिए बोला जा रहा है कि हम प्रूव कर सकें कि ये रीइंबर्समेंट का केस है प्योर एजेंट का। फर्दर द होल्डिंग कंपनी हैज रिसीव्ड ओनली एक्चुअल अमाउंट ऑफ स्टैम्प टैक्स पेड, मतलब जो हमने उनको पेमेंट किया होल्डिंग कंपनी को, उनको सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी का अमाउंट मिला है, कोई मार्कअप ऐड नहीं किया। एंड द वैल्यू पेड एज रीइंबर्समेंट टू होल्डिंग कंपनी शुडंट बी कंसिडर्ड एज इंपोर्ट ऑफ सर्विस कंसिडरिंग इट एज ए पेमेंट मेड टू प्योर एजेंट and hence no GST on reverse charge basis should be liable to pay। ये ऐसा बोला जा रहा है फैक्ट्स में। अभी इश्यूज क्या है? नंबर 1, क्या लाइबिलिटी, वेदर लाइबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस अराइजेस इफ अमाउंट इज पेड एज इंटरेस्ट, मतलब इंपोर्ट ऑफ गुड्स का बिल आया था, पेमेंट नहीं की एज पर कॉन्ट्रैक्ट, तो अगर हम उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करेंगे तो क्या इंटरेस्ट के ऊपर जीएसटी लगेगा? 1 इशू। सेकंड, जो स्टैम्प ड्यूटी पे की है उसका हमने रीइंबर्समेंट इनवॉइस हमें मिला है, उसकी हम पेमेंट कर रहे हैं, तो क्या वो एज अ प्योर एजेंट माना जाएगा? और अगर नहीं माना जाएगा तो क्या जीएसटी लगेगा? तो क्या बोला गया, हम सीधा यहां से पढ़ते हैं कि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है या सेक्शन 15 क्या कह रहा है। द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑल्सो इंक्लूड्स इंटरेस्ट और लेट फी और पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई, कि अगर आपने कुछ पेमेंट डिले की है कॉन्ट्रैक्ट के बाद की है और अगर आप वेंडर को इंटरेस्ट भी पे कर रहे हो तो इंटरेस्ट भी आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा, उसके ऊपर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। बट कितने परसेंट वो हम आगे देखते हैं। स्टेटेड दैट, आगे इन्होंने क्या बोला है कि अगर आपको किसी रीइंबर्समेंट एक्सपेंस को प्योर एजेंट बोलना है तो उसके लिए आपको कंडीशंस को फुलफिल करना है। नंबर 1 कंडीशन, हमें ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला कि आप एज अ प्योर एजेंट काम कर रहे हो, दोनों के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला नहीं है। सेकंड, आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं दिया जिससे ये प्रूव हो कि कंपनी, जो होल्डिंग कंपनी है जो स्टैम्प ड्यूटी पे कर रही है, उसके पास उसके लिए कोई टाइटल नहीं है। इंटेंड्स टू होल्ड, मतलब होल्डिंग कंपनी नीदर इंटेंड्स टू होल्ड नॉर होल्ड एनी टाइटल टू द सर्विसेज सो प्रोक्योर्ड एज प्योर एजेंट। कंडीशन 3, ये भी प्रूव नहीं हुआ कि ये उनके
पर्सनल यूज के लिए या नहीं है। द सर्विसेज प्रोक्योर्ड बाय द सप्लायर दैट इज होल्डिंग कंपनी आर यूज्ड फॉर हिज ओन इंटरेस्ट ओनली। बोला जा रहा है कि वो होल्डिंग कंपनी अपने इंटरेस्ट के लिए यूज कर रही है। एज द बैंक गारंटी एंटर्ड इनटू बाय देम विद द सिटी बैंक on behalf of the applicant is in direct relation to the business connection oblique link that they are having with the applicant by way of supply of goods. Condition 4, whether only actual amount of stamp duty has been received without any markup, क्योंकि markup ऐड हो गया तो फिर तो reimbursement बना ही नहीं, तो ये प्रूव भी नहीं हो पाया। तो इन्होंने क्या बोला, therefore जो एक्सपेंडिचर इनकर किया जा रहा है बाय द होल्डिंग कंपनी कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सप्लाई, और इसे हम वैल्यू में ऐड करेंगे, उसके ऊपर जीएसटी भी लगेगा रिवर्स चार्ज बेसिस पर। कितना रेट आगे आएगा, रेट ऑफ जीएसटी इज लायबल टू बी पेड ऑन इंटरेस्ट वुड बी द सेम रेट एज दैट ऑफ द आईजीएसटी एप्लीकेबल ऑन द गुड सप्लाइड, और जो रीइंबर्समेंट ऑफ स्टैम्प टैक्स है उसके ऊपर भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा, लायबल टू पे जीएसटी ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस। सो गाइस अगर इसमें कुछ चेंजेस होंगे तो हम आपके साथ शेयर करेंगे, उसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो में अच्छा कुछ लगा तो लाइक करना और आगे शेयर करना। टिल देन थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय।